इंसानी इतिहास का सबसे टैबू सब्जेक्ट। धर्मों ने इसके लिए व्रत बनाए, संन्यास का रास्ता सुझाया, ब्रह्मचर्य को सबसे ऊंचा दर्जा दिया। हजारों सालों से इंसान इसी एक चीज से भागता रहा और हजारों सालों से इसी एक चीज के पीछे पागल भी रहा। फिर 20वीं सदी में एक आदमी ने ठीक उल्टी बात कह दी। उसने कहा कि जिसे तुम सबसे गंदा समझते हो, कहते हो, असल में वो परमात्मा का दरवाजा है। सेक्स समाधि की पहली सीढ़ी है, काम से ही राम तक का रास्ता जाता है। उस आदमी का नाम था ओशो और इस एक वाक्य ने उन्हें अपने जमाने में देश के सबसे विवादित आदमी का दर्जा दे दिया। लोग उन्हें सेक्स गुरु बुलाने लगे। ओशो ने हजारों सब्जेक्ट्स पे बात की, लेकिन आज भी उन्हें एक किताब के चलते सबसे ज्यादा जाना जाता है, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। ओशो ने 40-50 साल पहले ये बात की थी, लेकिन मामला आज भी ज्यादा आगे बढ़ा नहीं है। सेक्स आज भी इंसानी मन की सबसे बड़ी गांठ है, जिसका मवाद आप लगभग हर सोशल मीडिया के कमेंट्स में देख सकते हैं। ये बात आसानी से नैतिकता की तरफ जा सकती है, लेकिन वेट, मैं बात नैतिकता की नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा क्या गलत है क्या सही, कौन गलत है कौन सही। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि तुरंत हम सही गलत पकड़ने लगते हैं, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि समझना क्या है। पहले कुछ डेटा देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के 2 इकोनॉमिस्ट और एक बिहेवियरल साइंटिस्ट ने एक अमेरिकन डेटिंग वेबसाइट के हजारों यूजर्स का डेटा खंगाला। वो जानना चाहते थे कि डेटिंग की दुनिया में असल में बिकता क्या है। जो नतीजा निकला उसमें एक आंकड़ा ऐसा है जो आज तक कोट किया जाता है। उन्होंने हिसाब लगाया कि डेटिंग मार्केट में हाइट की क्या कीमत है। तो मान लीजिए 2 लड़के हैं, एक की हाइट 5 फुट 6 इंच है और दूसरे की 6 फुट। तो रिसर्च के मुताबिक 6 फुट वाले को जो अटेंशन मिलती है, वो अटेंशन हासिल करने के लिए 5 फुट 6 इंच वाले को हर साल $1,75,000 ज्यादा कमाने होंगे, यानी आज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ रुपए सालाना। 2022 में ह्यूमन नेचर नाम के एक जर्नल में एक स्टडी छपी, 24 देशों के 18 लाख ऑनलाइन डेटर्स का डेटा। नतीजा ये कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 540% से 780% ज़्यादा मैसेज, लाइक और इंटरेस्ट मिलते हैं। यही सबसे कामयाब पुरुषों को उतना अटेंशन नहीं मिला जितना सबसे कम कमाने वाली महिलाओं को मिल रहा था। ये बात हम आम रूप से जानते हैं, या कही जाती है, कोट की जाती है, या शिकायत के रूप में भी दर्ज की जाती है कि लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा आसानी से अटेंशन मिलता है। तो एक तरफ ये मार्केट है और दूसरी तरफ वो चीज़ है जो इस पूरे मार्केट को चला रही है। क्या? इच्छा। एक ऐसी इच्छा जो भूख जितनी ही स्वाभाविक है, लेकिन भूख और इसमें एक फर्क है। भूख लगे तो खाना खरीदा जा सकता है, उगाया भी जा सकता है, लेकिन इस इच्छा के लिए किसी दूसरे इंसान की मर्जी चाहिए होती है। और ये आंकड़े कह रहे हैं कि करोड़ों लोगों की वो इच्छा पूरी नहीं होती। अब अगेन हम यहाँ जंप करते हुए सोचने लगेंगे कि ये तो गलत है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या जबरदस्ती करोगे। ये बातें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन थोड़ा रुकते हैं। देखिए, इंसान चाहे जितना सभ्य बन जाए, प्रवृत्ति वही है जो जानवर की होती है। जैसे भूख जानवर को भी लगती है, इंसान को भी, ऐसे ही सेक्स की इच्छा भी है। जानवर के लिए सेक्स एकदम स्वाभाविक है, नॉर्मल है। वहां कोई नर चिड़िया मादा को आकर्षित करता है या करती है, लेकिन कहानी इससे कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा अक्सर नहीं होती। जानवरों में भी अगर बिल्ली या कुत्ता हीट में हो, यानी प्रणय काल में, तो उसे आप बांध के नहीं रख सकते, वो उत्तेजक हो जाता है या जाती है। इसलिए बिल्ली और कुत्तों को पालतू बनाते हुए अक्सर न्यूट्रल कर दिया जाता है। अब सोचिए, यही इच्छा जो नेचर ने इतनी तीव्र बनाई है कि लगभग अनकंट्रोलेबल है, इंसानों में इसकी बात की जाए तो मामला कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जबकि ये एक चीज हमारी पर्सनल जिंदगी पे असर डालती है, मीडिया पर, एडवर्टीजमेंट पर, पॉलिटिक्स पर, हर जगह इसका असर दिखाई देता है। बल्कि देखेंगे तो ऐसी शायद ही कोई जगह हो जहां इसका असर न दिखाई देता हो। इसलिए ओशो ने सेक्स पे जो बोला वो आज भी प्रासंगिक है।
हालांकि अक्सर जब भी सेक्स पे बात करने की बात आती है या ये बोला जाता है ना कि इस पे बात होनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, तब भी मामला अक्सर हेल्थ तक सीमित हो जाता है। यही बोला जाता है कि सेफ सेक्स करो एटसेट्रा एटसेट्रा, या बात कंसेंट की तरफ भी चली जाती है कि रिश्ता, इजाज़त, इज्जत। सेक्स पर चर्चा में ये सारे मामले अक्सर कानूनी, सामाजिक या नैतिक बहस का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जैसा हम सब अपने अंदर जानते हैं और बोल नहीं पाते, सेक्स इज नॉट जस्ट फिजिकल बट मोर साइकोलॉजिकल। इसलिए बात हमें सबसे बुनियादी और ईमानदार सवाल से शुरू करनी होगी। एक उम्र के बाद इंसान के मन में सेक्स की इच्छा पैदा होने लगती है, और ये इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं है कि कंट्रोल कर लो। नेचर का सबसे पावरफुल फोर्स इंसानी मन पर पड़ता है, बल्कि इसे इच्छा कहना भी शायद सही नहीं है, क्योंकि इच्छा को लेकर हम कह सकते हैं कि इच्छा के पीछे मत भागो। ये फोर्स लेकिन लगभग भूख की तरह है, ह्यूमन साइकी पर एकदम बवंडर सा असर करती है, लेकिन भूख की तरह, जैसा हमने पहले कहा, इसे आप किसी निर्जीव रोटी से शांत नहीं कर सकते। इसमें सामने खड़ा होता है एक जीता जागता व्यक्ति, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, उतना ही अनिश्चित जितने हम खुद हैं। इसलिए खड़ी होती है सारी परेशानी, सारी दिक्कत, सारी कॉम्प्लिकेशन। तो सवाल यह है कि इस इच्छा का किया क्या जाए। इस सवाल का ओशो ने क्या जवाब दिया, और सेक्स पर और दार्शनिक परंपराएं क्या कहती हैं। सेक्स क्यों महज एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और इसका हमारी पॉलिटिक्स, हमारे मीडिया, हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। एक फिलोसोफर ने क्यों कहा कि सेक्स में हमेशा एक तीसरा मौजूद होता है। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। बात करेंगे तफसील से। नमस्कार, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं मीमांसा। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ओशो ने की थी। ओशो एक सवाल से शुरू करते हैं, प्यार क्या है। ओशो कहते थे, इसे महसूस करना आसान है लेकिन समझाना मुश्किल। मछली से पूछो समंदर क्या है तो वो कहेगी यही तो है, चारों तरफ यही तो है, लेकिन परिभाषा मांगो तो अटक जाएगी। ओशो का तर्क सीधा था, प्यार बनाया नहीं जाता, वो पहले से अंदर मौजूद है। जैसे सेहत, सवाल ये नहीं कि प्यार कैसे पैदा होता है, सवाल ये है कि वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहा। कौन सी वो दीवार है जो प्रेम को रोकती है। ओशो यहाँ प्रेम की बात कर रहे हैं। ये बात उनकी अगली बात की तरफ ब्रिज की तरह काम करती है, इसलिए हमें ये पॉइंट कवर करना था। हालांकि असली बात इसके बाद की है। ओशो के मुताबिक जो दीवार, जो चीज प्रेम को रोकती है, वो है सेक्स के खिलाफ खड़ी गई हमारी नफरत की दीवार। ओशो कहते थे, अगर प्यार गंगा है तो उसकी गंगोत्री, उसका सोर्स सेक्स है, लेकिन हर धर्म ने ठीक इसी सोर्स पर जहर डाल दिया, और जब सोर्स जहरीला हुआ तो नदी साफ कैसे बहेगी। इस बात को समझने के लिए ओशो अक्सर एक मिसाल देते थे, कोयला और हीरा। देखने में दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही चीज से बने हैं, कार्बन से। लेकिन ओशो कहते हैं, अगर तुम कोयले से नफरत करने लगो कि वो काला है, तो उसके हीरा बनने की संभावना वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस चीज के तुम दुश्मन हो तुम उसे बदल नहीं सकते। ओशो के अनुसार सेक्स कोयला है, प्यार उसका हीरा, और इंसान ने अपने ही कोयले से युद्ध छेड़ दिया है। इस युद्ध का नतीजा क्या होता है, इसका जवाब देने के लिए भी अपनी किताब में ओशो एक किस्से से बताते हैं। मान लीजिए किसान के पास राजा का दिया एक कीमती कोट और पगड़ी है। एक दिन उसका पुराना दोस्त मिलने आता है, गरीब कपड़ों में। अब वो किसान क्या करता है कि अपने कीमती कपड़े दोस्त को पहनने के लिए दे देता है, फिर दोनों घूमने निकल जाते हैं। अब रास्ते में सब लोग उसके दोस्त को देख रहे हैं, किसान के, कि यार क्या बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं। किसान को कोई नहीं पूछ रहा, तो किसान के मन में कांटा चुभ जाता है। अब जब वो पहले एक जगह जाता है और अपने दोस्त का परिचय कराता है, तो बताता है ये कौन है, ये हैं, लेकिन अंत में बोल पड़ता है, और ये कपड़े ये मेरे हैं। अब इस बात को सुनकर दोस्त शर्मिंदा तो होगा ही। अगली बार किसान तय करता है कि अगली बार ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन जितनी बार वो ये तय करता है उतनी ही गहरी उसके मन में फांस धंसती जाती है। अगली बार जब वो दोस्त का परिचय कराता है तो अंत में बोल पड़ता है, ये कपड़े इसके हैं, मेरे नहीं। आखिरी घर तक, यानी आखिरी परिचय तक वो पसीने से तर हो जाता है, कसम खा लेता है कि अब तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अंत में फिर भी बोल पड़ता है,
इन कपड़ों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैंने कसम खाई है। कहने का मतलब आप जिस बात को जितना दबाते हो वो दिमाग पर उतना ही चढ़कर बोलती है। ओशो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य की कसम इसीलिए खाई जाती है क्योंकि हम अपने अंदर जोर मार रही चीज को दबाना चाहते हैं, हालांकि दबाने से कुछ होता नहीं। यही बात ओशो से दशकों पहले यूरोप में सिगमंड फ्राइड ने कही थी। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि इंसान के मन का सबसे बड़ा हिस्सा वो है अनकॉन्शियस, जो उसे दिखता नहीं है, अवचेतन मन। और सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस अवचेतन मन में सबसे नीचे दबी पड़ी है सेक्स की इच्छा। फ्रॉइड के मुताबिक दमन इस इच्छा को मारता नहीं बल्कि वो इच्छा लौटती है विकृत होकर। यही बात दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे ने भी कही थी कि आपने अपने मन को इतना दबाया है, उस जहर को दबाने की कोशिश की है कि वो जहर आपकी पूरी साइकी में फैल गया है। इसलिए फ्रॉइड के एनालिसिस के अनुसार, कई बार नीचे के एनालिसिस के अनुसार भी, ये सेक्स जो हर जगह हमको दिखाई देता है या इसका असर, उसका कारण यही है कि सभ्यता ने उसको दबाने की इतनी कोशिश की कि हमारी साइकी में फैल चुका है। फ्रॉइड और ओशो की बात लगभग एक जैसी लगती है, हालांकि दोनों का रास्ता अलग है। दोनों अब इस प्रॉब्लम को, इस दमन से निकलने का एक रास्ता बताते हैं। ओशो कहते हैं ऑर्गेज्म में सेक्स के चरम क्षण में दो चीजें होती हैं और वही दो चीजें पूरे मामले की कुंजी हैं। पहली कि सेक्स के चरम क्षण में अहंकार मिट जाता है, उस पल मैं नहीं बचता, आदमी को ये याद नहीं रहता कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, हैसियत क्या है, ये तमाम बातें गौण हो जाती हैं। समय रुक जाता है, उस क्षण में न भविष्य याद आता है, न भूतकाल, न वर्तमान। अहंकार मिट जाता है। ओशो कहते हैं इंसान जिंदगी भर इन्हीं दो चीजों को खोजता है। समाधि का मतलब ही यही है, जहां मैं न हो और जहां समय रुक गया हो, समय न हो। तो ओशो का तर्क ये है कि सेक्स में इंसान को उसी अवस्था की एक झलक मिलती है जो एक ध्यानी को जीवन भर की साधना से मिलती है। फर्क बस इतना है कि सेक्स वाली झलक क्षणिक है, बिजली की तरह आती है और बुझ जाती है। ओशो कहते हैं इंसान बार बार सेक्स की तरफ इसीलिए खींचता है, वासना की वजह से नहीं, बल्कि उस एक पल की वजह से जहां मैं का बोझ उतर जाता है। लेकिन वो पल हाथ नहीं आता, आता है चला जाता है, पीछे एक प्यास छूट जाती है। ओशो कहते हैं धर्मों ने सबसे बड़ी भूल ये की कि उन्होंने एक दरवाजा तो बंद कर दिया, सेक्स का दमन करके सिस्टम बना दिया, एक दायरे में बांध दिया, लेकिन कोई नया दरवाजा नहीं खोला। वो दरवाजा जो प्रकृति ने दिया था, सेक्स, उसे तो आपने पाप कह दिया, लेकिन ध्यान का दरवाजा नहीं खोला। अब ओशो के अनुसार इंसान के अंदर जो ऊर्जा है उसे कहीं ना कहीं तो जाना है, तो पुराना रास्ता बंद, नया खुला नहीं, तो वो ऊर्जा अंदर ही अंदर घूमती है और इंसान को न्यूरोटिक बना देती है, या जो भी उसके असर होते हैं वो तभी दिखते हैं। ओशो इसे एक नाम देते हैं, सेक्सुअलिटी। जानवर के पास सेक्स है, सेक्सुअलिटी नहीं। जानवर के लिए वो एक मौसम की बात है, लेकिन इंसान वक्त में हर घंटे, हर समय लगभग उसी के बारे में सोचता रहता है। ओशो कहते हैं किसी जानवर की आंखों में झांको, वहां वासना नहीं मिलेगी, लेकिन इंसान की आंखों में अक्सर वासना के सिवा कुछ नहीं मिलता। उनके मुताबिक ये 24 घंटों की जकड़न प्रकृति की देन नहीं, इसलिए है क्योंकि आपने दमन करने की कोशिश की है। अब ओशो का रास्ता हमें साफ दिखता है, यह तर्क उनका साफ दिखता है कि सेक्स को दबाओ मत, इस नेचुरल चीज को दबाओ मत, इसको बदलो, इससे पार जाओ। कैसे जाएं पार? ओशो का अक्सर जवाब होता था ध्यान का मार्ग। हालांकि अगर आपने मीमांसा का जिद्दू कृष्णमूर्ति वाला एपिसोड देखा होगा तो उनका आग्रह दूसरा है। कृष्णमूर्ति के अनुसार हर प्रोसेस, चाहे वो ध्यान हो चाहे कुछ और, मन की एक चाल है प्रॉब्लम को बरकरार रखने की। पूरी बात यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि पैरों में कांटा चुभा हो और आपको पता हो तो एक्शन तुरंत होता है। सोचकर समझकर कोई भी प्रक्रिया कहीं नहीं पहुंचती, यही जिद्दू कृष्णमूर्ति का तर्क है। तो फिर आप करें क्या? इस बात पर 1977 में एक दार्शनिक एलन गोल्डमैन ने एक निबंध लिखा, ऐसे, उसका टाइटल था प्लेन सेक्स। गोल्डमैन का तर्क है कि हर कोई सेक्स के साथ कोई न कोई मकसद चिपका देना चाहता है। कोई कहता है बच्चे, कोई कहता है प्यार, ओशो कहते हैं समाधि, गोल्डमैन कहते हैं कि ये सब बाहर से चिपकाए गए मकसद हैं। सेक्स अपने आप में सरल चीज है, किसी दूसरे के शरीर को छूने की इच्छा और उस छूने से मिलने वाले
सुख की इच्छा, बस। जैसे भूख का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता, खाना अपने आप में एक सुख है, वैसे ही सेक्स में अपना एक सुख है, वो किसी बड़े मकसद का मोहताज नहीं है। इस सरल परिभाषा से गोल्डमैन ने एक बड़ा नतीजा निकाला। अगर सेक्स का मकसद बच्चे हैं तो जो भी सेक्स बच्चे की तरफ नहीं ले जाता उसे विकृत मानना चाहिए। लेकिन इसका तो ये मतलब है कि किसिंग करना भी विकृत है, हाथ पकड़ना भी, ये सब बेतुका है, क्योंकि इनसे तो बच्चे पैदा नहीं होते। तो इसलिए गोल्डमैन कह रहे हैं कि आप मकसद अगर दोगे कि सेक्स इस चीज के लिए है, सेक्स का एक पर्टिकुलर उद्देश्य अगर एस्टेब्लिश करोगे, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, या चाहे कोई और हो, तो वो कहते हैं कि ये गलत है, ये ना नैतिक है ना अनैतिक, वो बस है। सेक्स अगर सिर्फ है तो इतना दिक्कत भरा क्यों है? असली सवाल अब ये है कि अगर ये सिर्फ है, होने ना होने से हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, ये मन पर इतना असर क्यों डालता है? क्या धर्म और सिस्टम, समाज, कानून ये सब बेवकूफ हैं जो सेक्स को लेकर इतने नियम कायदे बनाते हैं? जाहिर है नहीं। सेक्स के अपने सोशल इम्प्लीकेशन हैं। जैसा हमने पहले कहा, ये नेचर का इतना ताकतवर फोर्स है कि शायद इसे ऑर्डर देने के लिए तय ढर्रे बनाए गए कि शादी के बाद या बच्चा करने के लिए ही होना चाहिए, एक से ही होना चाहिए। लेकिन अंत में हुआ ये कि आपने एक अनस्टॉपेबल फोर्स को रोकने की कोशिश की। अंत में हुआ क्या? विस्फोट। इस विस्फोट को एक खास शब्द से जाना जाता है, परवर्जन। यानी सेक्स जब भ्रष्ट हो जाए, विकृत हो जाए। सवाल ये कि अब वो लकीर कहाँ है, कहाँ सेक्स भ्रष्ट हो जाता है और कहाँ उसे नॉर्मल कहा जाए। ये अक्सर एक बात होती है कि इट्स बिकमिंग इन एबनॉर्मल, इट बिकमिंग परवर्टेड। तो सेक्स कहाँ नॉर्मल है और कहाँ वो स्वाभाविक है और कहाँ वो परवर्टेड है, ये डेफिनेशन कैसे तय की जाएगी? इस सवाल का सबसे पुराना जवाब हमेशा एक ही रहा है, नेचर। यानी जो नेचर के हिसाब से है वो नॉर्मल और जो नेचर के खिलाफ है वो एबनॉर्मल। सदियों तक यही तर्क चला। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द भी बनाया गया, क्राइम अगेंस्ट नेचर, प्रकृति के खिलाफ अपराध। बकायदा वेस्ट में तो इसके लिए फांसी की सजा भी किताबों में दर्ज थी। हालांकि दिलचस्प बात यह कि प्रकृति से हम पूछेंगे तो वहां जवाब कुछ और निकलता है। जून 2026 में न्यूयॉर्कर में एलिजाबेथ कोलबर्ट का एक लेख छपा, सेक्स के जीव विज्ञान पर छपी 3 नई किताबों की समीक्षा। और इन किताबों को पढ़कर एक ही बात साफ होती है कि प्रकृति में अननेचुरल जैसा कुछ नहीं होता। मजे की बात यह कि खुद चार्ल्स डार्विन ने भी सेक्स को एक पहेली समझा। उन्होंने कहा या पूछा कि प्रकृति सेक्स की इतनी तकलीफ उठाती ही क्यों है? यानी इवोल्यूशन में जब आप जाएंगे तो हर चीज़ के इवोल्यूशनरी जवाब ढूंढे जाते हैं कि सिस्टम क्यों डेवलप हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कोई चीज़ बटी क्यों, बैक्टीरिया कहाँ से आया। ऐसे ही एक सवाल उठता है कि नेचर ने सेक्स की इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बनाई ही क्यों, जबकि कई जीव बिना सेक्स के सिर्फ खुद को बांटकर बच्चे पैदा कर लेते हैं। 1970 के दशक में ब्रिटिश जीव विज्ञानी जॉन मेनार्ड स्मिथ ने एक कल्पना की। मान लीजिए किसी प्रजाति की एक मादा में एक चेंज आ जाए, क्या कि वो अकेले बिना पुरुष के बच्चे पैदा करने लगे, उसकी सिर्फ बेटियां हों, उन बेटियों की सिर्फ बेटियां होती रहें। ऐसी प्रजाति में क्या होगा? क्या कोई नुकसान होगा उन्हें? नहीं। ऐसी प्रजाति दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी। यानी अगर एक प्रजाति है जिसमें नर और मादा दोनों हैं और एक ऐसी प्रजाति है जिसमें केवल मादा है, वो और मादाएं ही पैदा करती जा रही है बिना नर के, तो ऑब्वियस ही बात है कि मादाएं ही, वो प्रजाति ही आगे बढ़ेगी और नर वाली प्रजाति को पीछे छोड़ देगी। तो सवाल यहीं से उठता है कि प्रकृति ने फिर नर, मादा और सेक्स का ये पूरा झमेला पाला ही क्यों? फायदा जरूर होगा, पर वो है क्या? जीव विज्ञानी आज तक पूरे यकीन से इस जवाब को नहीं दे पाए हैं। जिस चीज के होने की वजह तक साफ नहीं, उसकी शक्लें हालांकि बेशुमार हैं। एक साधारण मशरूम की 23,000 से ज्यादा मेटिंग टाइप्स होती हैं। यानी नर मादा जैसे सिर्फ 2 नहीं, ये नहीं कि 2 ही हैं, हजारों टाइप्स होती हैं। ऐसे ही क्लाउनफिश जरूरत पड़ने पर अपना लिंग बदल सकती है, नर से मादा बन सकती है। गहरे समंदर की एक मछली होती है एंगलर फिश, जिसमें नर मादा के शरीर में धंसकर उसी का हिस्सा बन जाता है, धीरे धीरे अंधा हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। और समलैंगिक व्यवहार, जिसे लंबे समय तक अननेचुरल कहा गया, बल्कि आज भी बहुत बहस चलती है, वो 1500 से ज्यादा प्रजातियों में देखा गया है। जिन 22 स्तनधारियों पर सालों से गहरा शोध हुआ है, उनमें से 80% में देखा गया कि समलैंगिक भी होते हैं जानवर। तो कोलबर्ट की समीक्षा एक साफ नतीजे पर पहुंचती है, आप कोई भी
एग्जाम्पल ले लीजिए, लगभग तय है कि कोई ना कोई और जीव वैसे तरीके से मेट कर रहा होता है। इसका यह मतलब है कि कोई भी तरीका आप अननेचुरल नहीं कह सकते। प्रकृति हर चीज को जायज ठहराती है। हालांकि इसका यह मतलब तो नहीं निकाला जा सकता कि प्रकृति करती है तो सब ठीक है। जवाब है नहीं। स्वाभाविक सी बात है, हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति में नर बतखों में 40% तक संबंध जबरदस्ती के होते हैं। शेरों और गोरिल्ला में नया नर आते ही पिछले नर के बच्चों को मार देता है और मादा प्रेइंग मेंटिस अक्सर संबंध के दौरान ही अपने साथी को खा जाती है। मतलब प्रकृति में दोनों तरफ से कोई बात नहीं कही गई है। वो ये नहीं कहती कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल है। वहाँ हिंसा भी मौजूद है, नरभक्षण भी मौजूद है। यानी नेचर के हिसाब से अगर हम सेक्स को गलत सही तय करते हैं तो वो असल में हम अपनी ही पसंद को प्रकृति का नाम दे रहे होते हैं। यानी यहां हमें लगता है कि सेक्स को लेकर आप परवर्टेड या नॉन परवर्टेड या नेचुरल अननेचुरल जैसा शायद कुछ नहीं कह सकते। अगर इस केवल नेचुरल स्थिति से बात की जाए, नेचुरल मायनों में बात की जाए, तो यहाँ अननेचुरल नेचुरल जैसा कुछ नहीं है, परवर्जन जैसा भी कुछ नहीं है। लेकिन ये जवाब इंसान के लिए काम नहीं करता। यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। थॉमस नागेल एक बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने भी एक निबंध लिखा, सेक्सुअल परवर्जन। इसमें नागेल ने कहा, सेक्स सिर्फ शरीर को छूने की इच्छा नहीं है। सेक्स असल में दो लोगों के बीच एक दूसरे को महसूस करने का एक जटिल खेल है। एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक लड़का लड़की रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अलग अलग। लड़का लड़की को देखता है, अट्रैक्ट होता है। कुछ देर बाद लड़की भी लड़के को देखती है, वो भी अट्रैक्ट होती है। आमतौर पर यही अट्रैक्शन की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन नागेल के अनुसार अभी यहाँ खेल अधूरा है। एक चीज की कमी है। क्या? रिकॉग्निशन। कहानी पूरी तब होगी जब लड़का लड़की को खुद को देखते हुए देखेगा और वाइस वर्सा। यानी हमें कोई पसंद करे, ये बात सिर्फ तब मायने रखती है जब सामने वाला इंसान हमें एक इंसान की तरह रिकॉग्नाइज करे। अक्सर सेक्स में ये प्रॉब्लम आती है, ये रिकॉग्निशन वाला रिश्ता टूट जाता है। सामने वाला इंसान एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। सोशल डिस्कोर्स में शायद आपने ये लाइन सुनी हो, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन। मीडिया में या अक्सर आपने सुना होगा ये बात कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। ये वही बात है। सेक्स एक इच्छा है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए अक्सर दूसरे को एक माध्यम की तरह देख लिया जाता है। यानी भूख की तरह उसे पूरा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति रोटी नहीं, निर्जीव चीज नहीं है, वो एक जीती जागती चीज है। आप उसे ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, चाहे वो मीडिया हो, इंस्टा हो या पॉर्न हो। और अभी हम यहाँ ये दोष मढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे कि कौन ऐसा करता है, लड़कियों की गलती है या लड़कों की। देखिए, गलती किसी की हो, अंत में समझने की बात यह है कि ये अपनी प्रॉब्लम है। सेक्स एक निजी प्रॉब्लम है या एक निजी इशू है या कहें निजी मुद्दा है। इसलिए किसकी गलती, कौन इंस्टा पे क्या कर रहा, कौन पॉर्न देख रहा, पॉर्न गलत है सही है, ये सब इल्जाम लगाने से पहले हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना होगा। इन सब बातों से हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। इसलिए अपने तय समझना जरूरी है। पहले ये कि ये सारा माजरा चल क्या रहा है। सेक्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये इच्छा किसी वस्तु से पूरी नहीं होती। हम ये बात समझ गए हैं। बाकी इच्छाओं की तरह जब हम सामने वाले इंसान को वस्तु समझकर इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं तो वो एक मीडियम बन जाता है। मीडियम यानी कहने का मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप में इंपॉर्टेंस नहीं रखता। वो एक चीज है, रोटी अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका केवल महत्व यह है कि जब तक वो मेरी भूख पूरी करती है। यही बात इंसानी रिश्तों में सेक्स को कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज बना देती है। इंसान सिर्फ एक मीडियम, एक वस्तु बनना नहीं चाहता। नागेल यही कह रहे हैं कि यही परवर्जन है, जब सामने वाला इंसान एक माध्यम या एक वस्तु की तरह देखा जाने लगता है। और ये परवर्जन अलग अलग रूप में फिर सामने आता है। फ्रांस के मशहूर मनोवैज्ञानिक जाक लकान ने कहा कि सेक्स इंसान के अंदर अधूरेपन को भरने की एक असफल कोशिश है। लकान की बात को आगे बढ़ाते हुए स्लोवेनिया के फिलोसोफर स्लेवॉय जिजेक कहते हैं कि बिस्तर पर कभी दो लोग नहीं होते, एक तीसरा भी होता है। तीसरा कौन? तीसरी होती है कल्पना।
फैंटेसी। जिजेक का तर्क है कि कोई इंसान दूसरे इंसान को सीधा जैसा वो है वैसा नहीं चाह पाता, यानी वैसा नहीं चाहता। हर इंसान अपने मन में एक खांचा बिठाता है और ये सोचता है या ये कल्पना करता है हमेशा कि उसका साथी कैसा होना चाहिए, और वो असल इंसान को उसी खांचे में फिट करना चाहता है। यानी आप जिसे चाह रहे हैं वो पूरा इंसान नहीं है, आपकी अपनी कल्पना का एक हिस्सा है। इसीलिए जिजैक कहते हैं हम कभी अपने साथी के साथ अकेले नहीं होते, हमेशा बीच में एक तीसरा खड़ा होता है, वो है हमारी कल्पना। और यही लका सेक्स और पोर्नोग्राफी के बीच एक सीधा कनेक्शन जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो फैंटेसी है हमारे मन में, उसी की वजह से एक बाजार पैदा होता है। जो असल जिंदगी में मिलन पूरा नहीं होता या असल जिंदगी में जो नहीं मिलता, पॉर्न उसका एक बनावटी परफेक्ट रूप परोसता है। सेक्स को लेकर हमने अभी तक ये सब जो चर्चाएं की, बात की, लेकिन अभी भी हम उस शुरुआती सवाल तक नहीं पहुंचे हैं जो किताबों में कम और असल जिंदगी में ज्यादा चुभता है, खासकर नौजवान लड़कों को। सवाल सीधा है, सेक्स एक स्वाभाविक इच्छा है, भूख की तरह। भूख लगे तो खाना मिल जाता है, प्यास लगे तो पानी, पर ये इच्छा अगर सामने वाला चाहे ही ना तो इंसान करे क्या? इस सवाल को सबसे तीखे रूप में रखा है ऑक्सफोर्ड की एक दार्शनिक ने, आमिया श्रीनिवासन। 2018 में उन्होंने एक निबंध लिखा जिसका नाम ही एक सवाल था कि क्या किसी को सेक्स का अधिकार है। उनका जवाब समझने के लिए भूख वाली मिसाल पर लौटते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, भूख किस चीज की होती है? खाने की, किसी भी खाने की। भूख ये नहीं कह सकती कि मुझे ये खास व्यंजन चाहिए, खास थाली चाहिए या एक खास व्यक्ति का बना हुआ खाना चाहिए। ठीक यही बात सेक्स पर लागू होती है। सेक्स की इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे एक खास इंसान के साथ सेक्स चाहिए, ये इच्छा का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। ये एक गैर जरूरी मांग है और किसी खास इंसान पर आपका कोई हक नहीं है, चाहे आपकी जरूरत कितनी ही असली हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दिस पर्सन इज द वन आई नीड, या मुझे यही व्यक्ति चाहिए। और यहाँ एक और परत खुलती है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। एक लड़की के लिए सेक्स के मायने एक लड़के से अलग हो सकते हैं। ये इंसानी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे वहाँ एक सामाजिक सिस्टम है, नर मादा अलग अलग हैं, अलग सोशल सिस्टम के हिस्से हैं। हमने ऐसा समाज बनाया ही नहीं जहां सेक्स एक लड़की के लिए उतना ही सहज और सुरक्षित हो जितना एक लड़के के लिए। इसलिए कई बार लड़कियां सेक्स को एक भरोसे से जोड़कर देखती हैं, अक्सर रिश्ते से जोड़कर देखती हैं। सिर्फ शारीरिक आकर्षण के हिसाब से एक्शन नहीं लिया जा सकता। वो व्यवहार देखती हैं या ये देखती हैं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। इसी बात को एक इवोल्यूशनरी बहस से भी कहा जा सकता है कि लड़की के लिए शुरुआत में हमारी इवोल्यूशन की प्रक्रिया में या हमारे समाज के निर्माण की प्रक्रिया में सेक्स एक ज़्यादा रिस्की चीज़ थी, जबकि लड़के के लिए उतनी रिस्की नहीं थी। इसलिए लड़कियां ज़्यादा ख्याल रखती हैं, ज़्यादा चूजी होती हैं। यहाँ इंटरनेट का इंसेल समाज एक तर्क दे सकता है, कि देता भी है, कहा जाता है आजकल ये बहुत कुछ, कि लड़कियां तो पैसे और सुरक्षा के पीछे भागती हैं। लेकिन इस तर्क को सीधे देखिए, अगर एक लड़का खुद सिर्फ शरीर के पीछे है तो वो किस हक से शिकायत करे कि लड़की सुरक्षा के पीछे है? अगर दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक साधन समझ रहे हैं तो ये दोनों तरफ से एक ही खेल है। और इस सोच का खतरा ये है कि अगर हमने हर इंसान को इसी नियत से देखा तो दुनिया वैसी ही बनी रहती है जहां हर कोई दूसरे का इस्तेमाल कर रहा होता है। ओडिसी रेफरेंस दूं तो ज़्यूस का नियम कहता है स्ट्रेंजर पर भरोसा करना पड़ता है। यहीं से इंसानियत शुरू होती है। भरोसे का पहला कदम किसी को तो उठाना पड़ता है, इस जोखिम के साथ कि शायद सामने वाला उसे न थामे। और ज़्यादातर लोग वैसे नहीं होते जैसा डर हमें बताता है। हम आमतौर पर हज़ारों लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारा 90% इंटरेक्शन अच्छा रहता है, लेकिन 10% खराब इंटरेक्शन हमें याद रह जाता है। इसलिए ये हमेशा अक्सर एक पावर गेम में चेंज हो जाता है, जहां हम दूसरे व्यक्ति को एक साधन की तरह देखने लगते हैं। और जब बात सेक्स की आती है तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसा पहले कहा, सेक्स एक ऐसा पावरफुल फोर्स है जो नेचर ने हमारे अंदर डाला है, या कहें नेचुरली इवॉल्व हुआ है। उसे हम एक आम इच्छा की तरह छोड़ नहीं सकते या उतनी आसानी से रोक नहीं सकते।
तो पहला कदम जरूरी है और मुमकिन तभी है जब हम एक बुनियादी चीज कर पाएं, एक ईमानदार सवाल खुद से पूछ पाएं, एक सवाल जो असहज करता है, जिस पर तमाम मजाक किए जाने वाले कमेंट्स किए जाएंगे, फिक्रे कसे जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, लेकिन अंत में याद रखना है कि सवाल अपना है, प्रॉब्लम अपनी है। ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको खुद गुजरना है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आपको इस एपिसोड के बारे में या मीमांसा के विषय में कोई फीडबैक देना हो, कोई बात कहनी हो, तो आप स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर ईमेल भेज सकते हैं। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी तौफीक और बाकी साथियों का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुक्रिया।